हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सिपोर कोचिंग प्लेटफॉर्म। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन उनके से ही हम जानते हैं। तो हेलो चेतन सर। हेलो तोहित सर। तो कैसे हैं सर आप? सबसे पहले सब सर बढ़िया। तो सर आप बता दीजिए, आप कहाँ पे रहते हैं और अभी आपका क्या चल रहा है अभी फिलहाल में, आप उसके बारे में बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। फिलहाल तो तोहित सर मैं जर्मनी में हूँ। मैं मेरा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। और वैसे मैं प्रॉपर नांदेड़ से हूँ और मैंने मेरा बीएससी और एमएससी अमरावती यूनिवर्सिटी से किया है। और फिर अमरावती यूनिवर्सिटी से मास्टर में मुझे ऑल्सो सिल्वर मेडल है। फिर उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ किया। फिर सेट गेट सब करने के बाद मैं मेरा पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए मैंने आईसर भोपाल को चुना और आईसर भोपाल में मैंने मेरा पीएचडी कंटिन्यू किया। और मेरा रिसर्च टॉपिक था गोल्ड कैटालिसिस, होमोजेनियस गोल्ड कैटालिसिस। उसके बाद मैंने अभी मैं पीएचडी कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली मैं अभी जर्मनी में आया हूँ फॉर डूइंग माय पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस। तो अभी मैं सर जर्मनी में हूँ। चलो ग्रेट सर। बहुत खुशी होती है कि जब एक स्टूडेंट्स नांदेड़ से एक जर्नी स्टार्ट करता है और आज वो एक अलग ही पोस्ट के ऊपर, एक अलग ही जगह पे जाके वो एक अपने आप को अचीवमेंट की तरफ जाता है। तो सर एक हमारी जब ये बात हुई थी आपसे कि हमारा एक ये जो सेशन का एक मोटो होना चाहिए कि हम ऐसे ही रैंडमली कुछ सेशन ना ले, कुछ इसका एक मोटो रहे। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारे इस सेशन का मोटो क्या है और इस सेशन से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस जैसे हमने बात किया था कि इसका मोटो हमें ऐसे रखना है कि जनरली एमएससी के बाद, जनरली नेट सीएसआर नेट करने के बाद, गेट करने के बाद बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि अभी करना क्या है, इसके आगे क्या करना है। जनरली अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने रहते हैं। एक तो आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, या फिर आप कोई कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पीएचडी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे पीएचडी अगर आपको करना है तो आपको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए, क्या चीजें आपको पहले दिमाग में रखनी चाहिए पीएचडी को चूज करने से पहले, और फिर रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए, रिसर्च सुपरवाइजर कैसे चूज करना चाहिए। ये सब जनरल बातें हम डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स है क्योंकि मैं जब आईसर भोपाल में भी था तो मैंने ये कॉमन प्रॉब्लम लोगों स्टूडेंट्स में देखा है, उनको जनरली पता नहीं होता रिसर्च कैसे वर्क होता है, हाउ रिसर्च वर्क्स, सुपरवाइजर कैसे चूज करने हैं और रिसर्च टॉपिक कैसे। ये बातों में मतलब वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको ये सब चीजों का एक एक्सपोजर, एक नॉलेज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं और जो सीरियसली पीएचडी करना चाहते हैं और उनको अच्छा कुछ लाइफ में करना है। तो हमारी एक्चुअली डिस्कशन यही हुआ था कि हम तो क्वालिफाइड करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे सेट क्वालिफाइड करवाते हैं, गेट क्वालिफाइड कराते हैं, नेट क्वालिफाइड कराते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी एक महसूस होता है, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को और क्वालिफाइड करवा देते हैं, नेट क्वालिफाइड हो जाता है, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाइड होता है, बट लैब में जाए बस वो कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टीज आ ही जाती है। तो आज का सेशन यही है कि जब आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन उसको लैब चूज करने में क्या करना चाहिए, गाइड चूज करने में क्या हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है, टॉपिक कैसे चूज करें, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो इसको हमने 2 से 3 एपिसोड के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है जैसे हमारी बात हुई थी। तो पहले एपिसोड में हम 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे चेतन सर। हाँ, तो बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को फिर। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट फैक्टर्स वन शुड बी कंसिडर बिफोर ऑप्टिंग टू पीएचडी। I would say that PhD is a long term goal and is a long journey. तो पहली चीज तो ये है कि आपको ऐसे नहीं करना है कि कुछ नहीं हो रहा है तो फिर पीएचडी करते हैं। अच्छा। क्योंकि पीएचडी एक बहुत मुझे लगता है कि आपके लाइफ का एक मिनिमम 5 साल एक कमिटमेंट है रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स के लिए, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा
पीएचडी करने के लिए, अच्छे से पीएचडी करने के लिए। और पहली चीज तो ये है कि आप ये ना कंसीडर करें कि कुछ नहीं हो रहा है इसलिए पीएचडी करते हैं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सीएसआर आपको फेलोशिप दे रहा है, अभी जेआरएफ 37,000 हो गई है, एसआरएफ आपको 42,000 हो गई है, तो लोग इस ट्रैप में थोड़ा सा फंस जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, फेलोशिप भी अच्छी मिल रही है तो हम पीएचडी कर लेते हैं। उसमें नो डाउट देयर इज, आई मीन यही तो उसका मोटो है कि अच्छे ब्राइट माइंड्स को रिसर्च की तरफ कैप्चर करना, यही सीएसआर का, यूजीसी का मोटो है इतनी अच्छी फेलोशिप देने के पीछे। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पीएचडी अगर मैं चूज कर रहा हूं तो मुझे मेरी लाइफ के 5 साल कमिट करने हैं वहां पे, सीरियसली मुझे वहां पे काम करना है अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए। और मतलब ऐसे आप सेकंड ऑप्शन पीएचडी को नहीं रख सकते, आप कुछ अलग कर रहे हो और साइड बाय साइड पीएचडी कर रहे हो, ये जनरली नहीं करना चाहिए और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। टोटली इंटरेस्टेड जितना आप इंटरेस्टेड के साथ करोगे, जितना डेडिकेशन के साथ करोगे, उतना ही आपको रिसर्च में मजा भी आएगा, राइट? हाँ। और अगर आप पीएचडी अच्छे से करोगे तो आपको एकेडमिया में जाना है। जैसे आपको अगर किसी आईआईटी में, किसी आईसर में, किसी सीएसआर के इंस्टीट्यूट में अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है जैसे हर इंस्टीट्यूट में, या फिर अगर आपको इंडस्ट्री में भी जाना है, इंडस्ट्री में भी आपको एक लेवल के बाद प्रमोशंस के लिए, अच्छे पैकेजेस के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए, अच्छे पोजीशंस के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। तो इसलिए पीएचडी आपको अगर एकेडमिक्स में भी जाना है और अगर इंडस्ट्री में भी जाना है तो पीएचडी करना ही चाहिए। और आपके पीएचडी से, पीएचडी का काम कैसे है, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस क्या है, उससे आपका क्वालिटी, उससे आपका जो प्रमोशन है, जो लाइफ में बढ़ोतरी है, वो डिसाइड होता है। तो पीएचडी करना है, अच्छे से करना है। अगर आप चूज करते हो पीएचडी करना है तो अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है चेतन सर कि जब स्टूडेंट जैसे कि एमएससी करके जब सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के लिए आता है, राइट, तो वो प्रिपरेशन तो करता है, ऑब्वियसली वो बहुत डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उस दिल से अपनी प्रिपरेशन करता है कि चलो मैं सीएसआर नेट जेआरएफ क्रैक करूँगा, या मैं सेट क्रैक करूँगा, मैं गेट क्रैक करूँगा, और आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट जेआरएफ में एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट चूज करूँगा। ये उनका एक मोटो होता है, मैंने देखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने ऐसा नहीं देखा है कि मुझे सिर्फ सीएसआर नेट क्रैक करना है और घर पे जाना है। मैंने हमेशा यही देखा, ऑब्जर्व किया कि 90% स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड करे और आफ्टर जेआरएफ क्वालिफाइड करे बाद वो अच्छे एक इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी पीएचडी को कंटिन्यू करे। बट ये भी मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं, बाद में मेरे पास आते हैं कि सर हमारा क्वालिफाइड तो हो चुका है, अब हम रिसर्च के अंदर एंटर करना है हमें, ठीक है, तो वहाँ पे उनको एक डिफिकल्टीज आती है कि सर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट को चूज कैसे करें, कि विच रिसर्च इंस्टीट्यूट आर बेस्ट फॉर मी, कौन सा इंस्टीट्यूट आज मेरे लिए अच्छा रहेगा केमिस्ट्री के लिए मेरा, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसर पुणे है, आईसर भोपाल है, आईसर आईआईटी बॉम्बे है, एनसीएल है, तो इनमें से हम कैसे चूज करें कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा अच्छा है? ये क्वेश्चन मुझे हमेशा देखने के लिए मिला है। अच्छा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सर। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे एनालाइज करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन से इंस्टीट्यूट में हम पीएचडी करें। पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी आईआईटीज, आईसर्स और सीएसआर के लैब्स है इंडिया में, सभी बहुत अच्छे हैं पीएचडी आपको करने के लिए। लेकिन आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स चूज करने के लिए जैसे हमारे इंडिया में अराउंड 23 आईआईटीज है, लेकिन कुछ पुरानी आईआईटीज है 8 या 10 और उसके बाद कुछ नए आईआईटी जो रिलेटिवली न्यूली एस्टेब्लिश हुए। तो फिर ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा आईआईटी अच्छा है, कौन सा आईसर अच्छा है, पर्टिकुलर अगर मुझे केमिस्ट्री में रिसर्च करना है तो आप एक नेचर इंडेक्स की रैंकिंग आती है, जो नेचर जर्नल है वो रैंकिंग हर साल पब्लिश करते हैं। तो वो पर्टिकुलर ईयर की या फिर पिछले ईयर की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूट कितने रैंक पे है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च वो रैंकिंग आता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च कौन सा इंस्टीट्यूट कितने नंबर पे है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं।
तो जनरली आपको देखना है, जैसे आपको केमिस्ट्री में पीएचडी करना है तो आप वहाँ पे ऑप्शन भी होता है, आप जैसे चूज करते हो तो वहाँ पे चूज करो कि केमिस्ट्री में सब्जेक्ट्स, वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप चूज करो सब्जेक्ट्स में एकेडमिक्स में क्या रैंकिंग है। तो फिर इंडिया में आपको, और आपको इधर वहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग भी आती है, तो आपको इंडिया चूज करना है वहाँ। तो इंडिया में आपको देखना है कि टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। जैसे जनरली हर बार वही होता है कि आईआईसी बैंगलोर इज टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, फिर आईआईटी बॉम्बे आता है, फिर आईआईटी मद्रास आता है। केमिस्ट्री में आईसर भोपाल लास्ट ईयर 4th रैंक पे था, फिर आईसर कोलकाता था, फिर आईसर मोहाली था, आईआईटी गुवाहाटी है। तो आप पहले 15 इंस्टीट्यूट्स जो है वो आप कौन से भी उसमें से चूज करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। तो आप नेचर इंडेक्स का रैंकिंग चेक कर सकते हो, और हो सकता है तो पिछले 2-3 साल का नेचर इंडेक्स का रैंकिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप काफ़ी अच्छे से आपने समझा दिया कि हम कैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं, कौन सी रैंकिंग के बेस पर कर सकते हैं। तो होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया होगा और देखा होगा कि किस बेस पर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली आफ्टर क्वालिफाइंग सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता ही है कि हम कैसे चूज़ करें। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ दिस एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जनरली आप जब नेट का रिजल्ट आउट होता है उसके बाद शायद 15-20 दिन बाद या फिर 8 दिन बाद, डिपेंडिंग ऑन ईच इंस्टीट्यूट, वो अपना एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स से फॉर देयर पीएचडी प्रोग्राम। तो आपको हर बार जितने भी आपको, जैसे आपने कुछ एक लिस्ट बनाया कि इतने आईआईटीज है जहां से मुझे पीएचडी करना है, जहां से कहीं पे भी मुझे एडमिशन मिले तो मैं पीएचडी करूंगा। जैसे इतने आइसर में कहीं से भी मुझे पीएचडी एडमिशन मिले तो मैं करूंगा। तो ये जो भी आपने लिस्ट बनाया, तो वो आईआईटी का या फिर वो आइसर का या फिर वो सीएसआर लैब का आपको वेबसाइट हर बार कंटिन्यूअसली चेक करना है। जैसे रिजल्ट आउट हुआ उसके 4-5 दिन बाद आप रोज जाके आपको वेबसाइट चेक करना है। वहां पे वेबसाइट चेक करके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके देखना है, वहां पे क्लियर नोटिफिकेशन आता है कि वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर अवर पीएचडी प्रोग्राम एंड अप्लाई हियर, ऐसे बोल के। तो आपको वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। वो फर्स्ट स्टेप है आपका। उसके बाद है कि एप्लीकेशन अप्लाई हियर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही डिलीजेंटली आपको फिलअप करना है, क्योंकि आप कैसे फिलअप करते हो एप्लीकेशन फॉर्म उस पे भी डिपेंड करता है वो आपको कैसे देखते हैं। कमिटी है आपको शॉर्टलिस्ट करती है, वो आप देखती है कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वो बहुत प्रॉपरली टाइम देके हर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम? एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तो वो आपको पहले क्वालिफिकेशन पूछते हैं, आपका बीएससी क्या कहाँ से है, और बीएससी में आपकी मार्क्स कैसे है, एमएससी कहाँ से है, एमएससी में मार्क्स कैसे है, फिर आपका नेट कब किया आपने, फिर नेट में आपका स्कोर कितना है, रैंक कितनी है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर, कोई इंस्टीट्यूट आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं। तो जितना हो सके अच्छे प्रोफेसर से, जहां से आपने मास्टर्स किया, अच्छे प्रोफेसर से एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर बना के अपलोड करना है आपको। वो आपको मांगते हैं कि यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। तो रिकमेंडेशन लेटर बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मांगते हैं, हर इंस्टीट्यूट्स मांगते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हमने एमएससी के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा हुआ है हमारा, जिस पर कोई रिसर्च पेपर हमारा आ गया, तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पे हमें मिलेगा? श्योर। आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये भी पूछते हैं कि आपका एमएससी का प्रोजेक्ट टाइटल क्या है। फॉर्म में आपको हालांकि वो वही पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, लेकिन आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको रिगरसली उस पे पूछेंगे कि आपने एमएससी में कौन सी टॉपिक पे प्रोजेक्ट किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है, कैसे काम किया है, और फिर उसके बाद इससे कुछ पब्लिकेशन आया है तो आपने पेपर राइटिंग किया है, आपने वो प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप किए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल किया है, रिएक्शन सेटअप सीखा है, या फिर डिफरेंट जैसे एचपीएलसी हो गया, जैसे गैस क्रोमैटोग्राफी, आपको ये सब चीजें आती है, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके,
ये तो बात है। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे आफ्टर क्वालिफाइंग अगर कोई स्टूडेंट का रिजल्ट लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिजल्ट आने वाला है हमारा, और अब स्टूडेंट का रिजल्ट लग जाएगा और वो स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, ठीक है। अब उसका जेआरएफ क्वालिफाइड होने के बाद और उसके कहीं ना कहीं उसको 2-1 महीने मिलते हैं जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो उसके बीच में उन्होंने क्या पढ़ाई करनी चाहिए कि जब वो लैब में एंटर करे तो उनको ज़्यादा हेल्प मिले अपने टॉपिक को भी चूज करने में, और एज वेल एज जब वो लैब के अंदर एंटर करे तो जब भी उसके साथ गाइड का इंटरेक्शन हो तो गाइड इंप्रेस हो जाए उनसे कि हाँ इसने तो स्टडी करके आया है, ये टॉपिक पढ़ के आया है, या फिर ये इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान के आया है। तो ये 2 महीने जो भी मिलते हैं उसको, या 1 महीना जो भी मिलता है, या उसको जो भी जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम में उसने क्या करना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। हाँ, श्योर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया, फिर आप अभी एप्लीकेशन कर रहे हो, तो एप्लीकेशन आपने किया तो पहली स्टेज तो ये आती है कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि इंटरव्यू का प्रिपरेशन हालांकि ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे आपने नेट के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। मैं कहूंगा कैसे आप किस वे से एक्सप्लेन करते हो। जैसे आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तौहीद सर कि आप एप्लीकेशन किया आपने अभी और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, तो अभी आप इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है, आपके पास सपोज 15 दिन है या फिर 1 महीना है, आप कैसे प्रिपेयर करना है आपको इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जनरली जैसे नेट का एग्जाम हो गया वो हमें भी पता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो लोग जनरली मतलब डिटेल्स ऑब्वियसली आपको पता होते हैं। टू क्रैक सीएसआईआर एग्जाम यू नीड टू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन क्रैक इट, राइट। बट द थिंग इज जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उससे आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिखती है, उससे आपके सब्जेक्ट का डेप्थनेस समझ में आता है, राइट। जैसे मैं ये कॉमन चीज मैं कभी भी, जैसे मेरे दोस्त भी है या फिर मैं ऐसा भोपाल में भी था या फिर मेरे जूनियर्स भी थे, उनके साथ मैं कभी भी डिस्कस करता था, तो हम यही बोलते थे कि कोई आपको इंटरव्यू में जब जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जैसे आपको एक कमिटी है, जैसे क्या होता है कि आप खड़े हो, सामने बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड सामने, और 10 लोग या फिर 12 लोगों की कमिटी आपके सामने बैठी है और फिर वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले तो बंदा उधर ही डर जाता है कि 10 लोग 12 लोग हैं यहाँ पे सामने और आप सेंटर में खड़े हो, तो आपको डरना नहीं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखना है, खुद पे बिलीव करके सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, डरना नहीं है, राइट एटीट्यूड से, करेक्ट बॉडी लैंग्वेज से अंदर जाना, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे आप, क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन ठीक से जान लेना है उन्होंने क्या पूछा है। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन पहले समझ लेना है उन्होंने एग्जैक्टली क्या पूछा है, फिर उसके बाद वो पहले तो आपको इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछते हैं, जैसे आपने एमएससी कहाँ से किया, एमएससी में क्या प्रोजेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने नेट के लिए क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सब चीजें। तो आपको बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड से और बहुत रिलैक्स होकर आपको आंसर देने हैं, बहुत ऐसे हाइपर नहीं होना है, रिलैक्स होकर आपको आंसर देने हैं, टैकल करना है। फिर वो आते हैं केमिस्ट्री, चलो अब हम आपको केमिस्ट्री पूछते हैं, तो वो पूछेंगे कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो इंटरव्यू के लिए या फिर जनरल पूछे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि कुछ भी पूछो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी है, या फिर होता है कि चलो एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करके आए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप कुछ भी पूछ लो, चाहे ऑर्गेनिक पूछो, इनऑर्गेनिक, जो फिजिकल पूछो, क्योंकि वो नेट क्वालिफाइड करके आए होते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि अगर आप ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से हो या आपका ऑर्गेनिक टफ एकदम बहुत अच्छा है, तो आप उसके हिसाब से ही अपने आप को पुश करें आगे। अगर आप ऐसा बोलोगे कि वो कुछ भी पूछ लिए और उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ पूछ लिया, फिर अगर उस टाइम आप अटक गए तो कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन वहां पे जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ये एक्चुअली तौहीद सर जनरली क्या होता है कि अगर पहले आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको वहीं पे पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे प्रेफरेंसेस क्या है आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो प्रेफरेंसेस जनरली जिसको ऑर्गेनिक करना है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्गेनिक रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस इनऑर्गेनिक रहेगा, थर्ड प्रेफरेंस फिजिकल रहेगा, जो भी जिस हिसाब से आपको करना है, राइट। फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऑर्गेनिक की कमिटी अलग होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कमिटी अलग होती है और फिजिकल केमिस्ट्री की कमिटी अलग होती है। तो जब आपका प्रेफरेंस, अगर पहला प्रेफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तो आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए वो इनवाइट करेंगे। ग्रेट। तो एक ही दिन में आपका इंटरव्यू होंगे, तीनों इंटरव्यू होंगे, लेकिन पहले वो आपको इनवाइट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक आप कोई भी पूछ लो, एक ये बात होती है। और दूसरी होती है कि जैसे मैं पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ, जैसे आप कंसीडर करो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, या फिर आप कंसीडर करो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएजेंट्स जो है, ठीक है। तो दो चीजें होती है। एक होता है कि कुछ भी टॉपिक, जनरली कभी कभी कमिटी होती पूछती है कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो या फिर नहीं, तो आप दोनों बोल सकते हो। लेकिन अगर आप जब बोलते हो कि स्पेसिफिक टॉपिक अगर कोई आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो कि मैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करके आया, तो यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी वेरी मच expert in pericyclic reaction, because when you say that you can ask me in this particular area of pericyclic reaction, they will really ask you anything, they can really ask you anything, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर आप कोई टॉपिक बोलते हो कि ये टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पहले तो स्पेसिफिक टॉपिक अगर बोल रहे हैं तो उसका आपको इतना डीप नॉलेज होना चाहिए कि वो कहीं से क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आना चाहिए। तो यानी मेरा जो क्वेश्चन तो पहले यही था कि जैसे कि कोई बच्चा ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है पीएचडी करने के लिए, कोई बच्चा इनऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा फिजिकल में इंटरेस्टेड है, तो जो भी टॉपिक अगर वो चूज कर रहा है तो उसको डीप नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक से कोई टॉपिक को चूज कर रहा है तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल से चूज कर रहा है तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक से कोई चूज कर रहा है तो उसका एक डीप नॉलेज है। तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअली बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं कि वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि नेट क्वालिफाइड करने के लिए तीनों सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं पीएचडी में जाने से पहले वो क्या करते हैं कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पे भी उनका टाइम वेस्ट हो जाता है ना, कि अगर पहले उन्होंने चूज कर लिया कि मुझे ऑर्गेनिक करना है तो मैं चलो ऑर्गेनिक ही मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगा, मैं फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल को हाथ नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो सर ऑर्गेनिक में और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक वो करके जाए, ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर? इंटरव्यू के अंदर तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अगर आप ऑर्गेनिक में इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, अगर आपको उन्होंने नहीं पूछा कि आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो, अगर उन्होंने आपको नहीं पूछा तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएजेंट पे वो ज्यादा पूछते हैं, मोस्टली कभी कभी इनआइसो सिलेक्टिव पे भी वो पूछ लेते हैं। तो ये रिएजेंट्स जो है, रिएजेंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसका सिलेक्टिविटी क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपका ऑर्गेनोमेटालिक अच्छे से ये होना चाहिए, right. आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फंडामेंटल थ्योरीज है या फिर जो एडवांसेस है वो अच्छे से आपके होने चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा सर कि हर बार क्या होता है, जैसे कमिटी आपको 10 क्वेश्चन पूछ रही है सपोज, तो पहले वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आपको सपोज अच्छे से आंसर आप दे पाओगे उसका। लेकिन शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन वो उसमें ऐसे पूछते हैं जिसके आंसर आपको पता नहीं है, जैसे प्योरली वो रिसर्च बेस्ड है, आपने पढ़े ही नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक में वो केमिस्ट्री अभी आई ही नहीं है। ओके। ये बात समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस की अभी तक वो केमिस्ट्री जो है वो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो ऑफकोर्स आपने पढ़ी नहीं होगी, राइट। वो रिसर्च टॉपिक है एक, लेकिन उससे वो पूछते तो उनको ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि आप उसका करेक्ट आंसर दो हमें, उनको ये एक्सपेक्ट होता है कि आप इसको अप्रोच कैसे करते हो। अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हो। आपको आंसर पता नहीं है वो एक चीज है, आपको आंसर पता है वो तो एक चीज है, नहीं पता है वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको आंसर पता नहीं है तो फिर आप उसको टैकल कैसे करते हो, उस क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हो जो आपको आंसर पता नहीं है उसका, और आप अप्रोच कैसा रखते हो। क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट, वो आपको वही स्किल आपका देखते हैं, right. क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और आंसरिंग द क्वेश्चंस, आंसरिंग दोज क्वेश्चंस हुज आंसर्स आर नॉट नोन, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिसके आंसर आपको पता नहीं, तो फिर वो आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा अप्रोच कैसे हो, वहां पे मुझे आंसर पता नहीं है लेकिन मैं किस अप्रोच से उस पे सोचता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है वो आपको चेक करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच चेतन सर, काफ़ी अच्छे यानी पॉइंट्स भी जो हमने लिए हैं। होपफुली इससे ज़्यादातर स्टूडेंट को बेनिफिट ही होगा, क्योंकि हमेशा मुझे पर्सनली फील होता था सर कि मैं 6.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6.5 साल से मैं स्टूडेंट को क्वालिफाइड करवा रहा हूँ, बट उसके बाद भी स्टूडेंट मेरे पास आके जब वो टॉपिक के बारे में पूछते थे कि सर मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ,
ठीक है। तो इस पर भी एक एपिसोड हमें लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा कैसे हम स्कीम को बनाते हैं, कैसे स्कीम को चूज करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड हम सर इस पर ही करेंगे कि हाउ टू चूज द स्कीम और टॉपिक, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि हमेशा मैं चाहता था कि स्टूडेंट थ्योरी तो पढ़े बट साथ साथ में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। जब वो पीएचडी के अंदर और अपने रिसर्च के अंदर एंटर करे तो उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज ना आए और वो इंटरेस्ट के साथ अपनी पीएचडी को करे, ना कि बर्डन की तरह। सिर्फ फेलोशिप के लिए ही हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें पीएचडी करना है और अपने नाम को भी बढ़ाना है, अपने पेरेंट्स के नाम को भी आके लेके जाना है। लोग जर्मनी जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, आपको भी यूएस जर्मनी जाके अपने इंडिया का नाम रोशन करना है, राइट। वहाँ पे अच्छा काम करना है और अपने इंडिया का नाम वहाँ पे जाके आपको रोशन करना है। तो मैं अगेन आपको थैंक यू करता हूँ चेतन सर कि आपने हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के दिमाग में होते थे, इसलिए मैंने एक्चुअली ये सेशन को भी प्लान किया था। सही है। तो जाते जाते आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे स्टूडेंट को, कुछ मोटिवेशन लाइंस बोलना चाहोगे तो आप जरूर हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। श्योरली ये बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो ड्रीम बिग। जनरली क्या होता है, लोग थोड़े से गोल में सेटल हो जाते हैं। नेवर सेटल विद स्मॉल गोल्स, ड्रीम बिग, ट्राई टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ एंड यू कैन डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू हैव दैट गट्स यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाले आपने और हमें दिया है और हमारे स्टूडेंट्स को दिया है। तो गाइज ऐसे ही हमारे सेशन अभी आते रहेंगे और आपको थ्योरी के साथ, मैं तो थ्योरी पढ़ा ही रहा हूँ, आपको थ्योरी में मैं आपको क्वालिफाइड कराऊंगा, बट साथ साथ में मेरा मोटो ये भी है कि अब आने वाले जो भी रिसर्च के अंदर एंटर करो तो आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो कि रिसर्च में एंटर करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग और अपना ख्याल ज़रूर रखें।